Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you students on our Fikr sessions for online MD का टीकेट classes. आज जो है बायोलॉजी की क्लास और जहाँ तक हमारी डिस्कशन हो गई थी किडनी के अंदर, आज जो है हम उसी टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, ये तमाम सेल मेच्योर होने के बाद ओल्ड फेज़ में जाना शुरू हो जाता है, और जब कोई भी सेल ओल्ड फेज़ में जाता है तो उसका जो फंक्शन है वो मेच्योर फेज़ से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या वो अपना फंक्शन लॉस करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट भी सेल से मिलकर के बना है। उसमें तमाम सेल्स, उनके ऊपर लगे हुए रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन की उनकी प्रॉपर्टीज़, वो सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाती है। एज वाइज जो किडनी का फंक्शन है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। आपने बहुत कम सुना होगा किसी बच्चे के अंदर कि इसको किडनी स्टोन हो गया, लेकिन बड़ों में बड़ा कॉमन आपने सुना होगा इसको किडनी स्टोन हो गया, इसको जो है आपके पास गुर्दे में पथरी हो गई है। ये बड़ों के अंदर आपने मोस्टली कॉमन सुना होगा। इसी तरह से जो है भाई इसका जो है किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ये बड़ा सुनने को कॉमन सेंटेंसेस हैं, ये वो आपको सुनने को मिलते रहते हैं आपके ख़ानदान में, साल भर में, दोस्त वगैरह में, रिलेटिव्स में, या आप ये सेंटेंसेस सुनते रहते हैं। तो इट मीन्स के बात क्या समझ आती है कि सेल जो है उनका प्रॉपर एक फंक्शन है, वो फंक्शन लॉस होता चला जाता है जब सेल मेच्योरिटी के बाद ओल्ड फेज में जाना शुरू होता है। तो इसी तरह से जो यूरिनरी ट्रैक्ट के सेल्स हैं वो भी जब ओल्ड फेज में जाना शुरू होंगे तो उनका भी जो फंक्शन है वो लॉस होगा। सही है। तो अब यहाँ जो स्टूडेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसको हम यूटीआई भी कहते हैं, मेडिकल साइंसेस के अंदर यूरोलॉजी एक ब्रांच है मेडिसिन की, जिसके अंदर हम तमाम के तमाम डिजीज़ेस, तमाम किडनी के हवाले से डिफॉर्मिटीज़ डिस्कस करते हैं। अब यहाँ कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, उसको ज़रा गौर से देखना। अपने मेल्स के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम मिलता है, 50 टाइम्स, its condition is 50 times more common in women. Although males can get a urinary tract infection, the condition is 50 times more common in women. Higher risk in women is mostly due to the shortness of female urethra. MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है यूटीआई, ये मेल में कॉमन है या फीमेल में कॉमन है, और वजह क्या है। मेल में यूटीआई कॉमन नहीं है, फीमेल में 50 टाइम्स मेल के लिहाज से ज़्यादा कॉमन है। उसकी वजह ये है कि वुमेन जो है उनके अंदर यूरीथ्रा स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू मेल के, 1.5 इंचेस कम्पेयर टू 8 इंचेस इन मैन। ये भी बात आपने याद रखनी है कि 1.5 इंच सिर्फ यूरीथ्रा की जो है आपके पास स्टूडेंट लेंथ है फीमेल्स में, जबकि 8 इंचेस सिर्फ और सिर्फ मैन के अंदर यूरीथ्रा की लेंथ है, जिसकी वजह से यूटीआई बड़ा कॉमन है। बैक्टीरिया फ्रॉम द फीकल मटेरियल, अब ये वजह बता रहे कि ऐसा क्यों हो जाता है। बैक्टीरिया फ्रॉम द फीकल मैटर एट द एनल ओपनिंग कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड टू द ओपनिंग ऑफ द यूरीथ्रा। फीकल मटेरियल्स के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है वो आसानी से यूरीथ्रा तक पहुंच सकता है फीमेल्स के अंदर, मेल में नहीं पहुंच पाता क्योंकि इतना लंबा रास्ता वो ट्रैवल नहीं कर सकता। जिसकी वजह से होता क्या है कि जितने भी पार्ट्स यूरिनरी ट्रैक्ट के हैं, यूरिनरी सिस्टम के हैं, वो सारे प्रॉन होने के चांसेस हो जाते हैं, उन सबको खतरा हो जाता है जब बैक्टीरिया जो है ट्रैक्ट में इंटर हो जाता है। टाइप्स ऑफ यूटीआई डिपेंड्स अपॉन अ साइट्स आर, अब सबसे पहले यूरिथ्राइटिस, ये इन्फेक्शन है यूरीथ्रा का। अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो इन्फेक्शन ऑफ यूरीथ्रा इज कॉल्ड, ऑप्शन जो भी हो, यूरिथ्राइटिस। आईटीएस जहां पर भी वर्ड लगा होगा स्टूडेंट, आईटीआईएस, ये इन्फेक्शन को लीड करता है। जहां पर भी वर्ड आईटीआईएस का लगा हो आपने सिंपल इन्फेक्शन को टिक आउट करना है। यूरिथ्राइटिस मतलब यूरीथ्रा का इन्फेक्शन। सिस्टाइटिस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लैडर, और उसके साथ साथ अगर किडनी आपके पास इन्फेक्ट हो जाए तो उस फंक्शन को हम पिलियोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। सिस्टाइटिस उस वक्त कहा जाएगा जब ब्लैडर सिर्फ और सिर्फ प्रॉन हो, जब ब्लैडर में इन्फेक्शन लीड कर जाए, लेकिन अगर साथ में किडनी भी इन्वॉल्व हो गई है तो उसे हम कहेंगे पिलियोनेफ्राइटिस। ठीक है, यूरिथ्राइटिस, सिस्टाइटिस, पिलियोनेफ्राइटिस, साथ साथ लिखते भी चले जाइएगा स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को कहा भी था लास्ट वीक, अगर आप लोग इस बुक को परचेज करना चाहें तो यू गाइस कैन इजीली मूव टू द उर्दू बाजार एंड कैन गेट दीज बुक्स इजीली।
because this book contains a lot of such materials with regard to the zoology portion. This is very blessing book for with respect to zoology. Okay, इन्फेक्शन स्टूडेंट अगर बैक्टीरिया की वजह से आपके पास होता है तो ये क्यूरेबल हो जाता है एंटीबायोटिक थेरेपी, सिंपल जो हम एंटीबायोटिक का एक कोर्स कराते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, उसके बाद ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाता है। कोई अगर कह रहा है कि भाई मुझे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और वो आपके सामने बड़ा चौड़ा बन रहा है और कह रहा है नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा वो काम नहीं करूँगा, आपने सिंपल उसको लेके जाना डॉक्टर के पास, वो उसको कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे और वो एंटीबायोटिक्स मिलने के बाद वो बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाएगा। और अगर वो 5-7 हफ्ते के बाद आपको बोलता है कि भाई मुझसे ये काम नहीं हो रहा वो काम नहीं हो रहा क्योंकि मुझे जो है क्या नाम है वो जो इन्फेक्शन हुआ था उसके बाद मुझसे काम नहीं होता, तो उसको आप बोलेगा बेटा बेवकूफ़ नहीं बनाओ, जो आपने सारी की सारी एंटीबायोटिक थेरेपी हमने आपकी कराई है, प्रॉपर एंटीबायोटिक जो आपको दिया उसके बाद सब कुछ अंदर एकदम चकाचक वीआईपी ज़बरदस्त बिल्कुल प्रॉपर हो गया है, आपको ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा एक कुछ बैक्टीरियाज के नाम याद रखें। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराता है, यूटीआई। ये निजेरिया गोनोरिया ये यूरिथ्राइटिस कराता है और गोनोरिया करवाता है। ट्रांसमोडियम पैलेडियम जो है ये सफाइलिस करवाता है आपके पास। ठीक है, अच्छा अब किडनी स्टोन क्या है स्टूडेंट, जो यूरिनरी स्टोन्स होते हैं ना वो हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, बाकायदा पत्थर की तरह होते हैं और उसमें क्या होता है मिनरल मटेरियल्स मौजूद होते हैं। ऑब्वियसली जो आपने खाया पिया है उसमें आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मेटल हैं, कुछ एसिड्स हैं जो कि किडनी में अकोमुलेट हो जाते हैं और स्टोन फॉर्म करते हैं और उन्हीं स्टोन्स को हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। किडनी स्टोन बड़ा छोटा भी होता है और बड़े से बड़े में अगर आप जाएं तो गोल्फ बॉल के भी जितना उसका साइज हमें मिल जाता है। कंडीशन अगर ऐसी हो कि किडनी में ढेर सारे स्टोन अगर भर चुके हैं, द कंडीशन ऑफ हैविंग स्टोन्स इन अ किडनी इज टर्म्स एज नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस ये वो कंडीशन है जब किडनी के अंदर मोर देन 1 स्टोन्स आपको डिटेक्ट होते हैं। जब हम किडनी की इमेजिंग करते हैं, किडनी की स्कैनिंग करते हैं और उसके दौरान अगर आपको किडनी में मोर देन 1 स्टोन्स मिलते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस। एमसीक्यूज में ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब जो 5 मेजर टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स है स्टूडेंट्स आपके पास, उसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट का स्टोन कॉमन है, कैल्शियम फॉस्फेट का, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का, यूरिक एसिड स्टोन बहुत लेस कॉमन है और सिस्टीन का स्टोन ये भी बड़ा लेस कॉमन है। यूरिक स्टोन्स एज कम्पेयर टू कॉम्बिनेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन देर आर नॉर्मली 2 to 3 मिलीमीटर इन डायमीटर विथ इधर स्मॉल और अनइवन सरफेस। अच्छा एक चीज़ मैं और आपको ये बताऊं, स्टैग हॉर्न स्टोन्स हम किसको कहते हैं, और जो स्टोन्स है किडनी के अंदर स्टूडेंट वो बिल्कुल प्लेन भी होते हैं और उनके ऊपर कभी कभार क्या होता है कि आपके पास छोटे छोटे से ना, जैसे आप ये समझ लें कि कैक्टस के पौधे के ऊपर आप उसको फील करें तो चुभता तो नहीं है, लेकिन अगर वो सेल्यूलर लेवल पर आप देखें सॉफ्ट टिश्यूज में अगर वो छोटी छोटी सी अपेंडेजेस अपियरिंग अगर हो जाए, किसी चीज़ से वो हार्ड अपियरेंस आ जाए तो वो तकलीफ देती है। तो किडनी स्टोन दो तरह का होता है, या तो बिल्कुल प्लेन सरफेस का होता है या फिर उसमें स्टैग हॉर्न आ जाते हैं। स्टैग हॉर्न का मकसद उसमें दाने दाने से निकल जाते हैं और वो तकलीफ देता है, उसकी वजह से बाज़ औक़ात टिश्यू भी रप्चर हो जाता है, ब्लीडिंग भी होती है। तो अगर यूरिन के अंदर ब्लीडिंग मिलती है पेशेंट की तो हम डायरेक्टली तौर पर उसको कहते हैं कि भाई आप जो यूरोलॉजी फौरी तौर पर आप जो है जाएँ और उधर जा करके अपने यूरिनरी ट्रैक्ट का पूरा कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाएं और उसके बाद जो है फिर देखें कि क्या मसला है। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस होते हैं कि या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोसीड हो गया है अगर किडनी में कोई स्टोन नहीं मिल रहा, और अगर किडनी में स्टोन मिल जाता तो हम कहते हैं भाई किडनी स्टोन हो गया है। ठीक है, ये दो मैक्सिमम पॉसिबल चांसेस होते हैं इस कंडीशन में और कुछ नहीं। जब ब्लड मिलता है तो हम ये सबसे पहले इन्हीं दो चीज़ों को हम चेक करते हैं। अब किडनी स्टोन स्टूडेंट किस किस वजह से हो सकता है, अगर बॉडी में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब बॉडी में कैल्शियम लेवल इंक्रीज दो तरह से हो सकता है, यूरिन में भी कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो सकता है और ब्लड में भी कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो अगर किडनी स्टोन में बी कॉज बाय इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन अ ब्लड विच इज टर्म्स एज हाइपर कैल्सीमिया, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से किडनी स्टोन हो रहा है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया। जबकि अगर कैल्शियम लेवल यूरिन में इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे हाइपर कैल्सीयूरिया। ये दो अलग अलग टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना, मिक्स नहीं करना। अगर ब्लड में किडनी के अंदर अगर ब्लड के अंदर डायरेक्टली तौर पर कैल्शियम लेवल रेस मिल रहा है साथ में किडनी स्टोन है तो हम उसे कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया हो गया है। जबकि अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में जो यूरिन फॉर्म हो रही है अगर आपको उसके अंदर कैल्शियम लेवल रेस मिल रहा है तो वो कहलाएगा हाइपर कैल्सीयूरिया कहलाएगा। अगर इंक्रीज ऑक्जिलेट लेवल यूरिन के अंदर मिलता है तो उसको हम कहेंगे हाइपर ऑक्जिल्यूरिया कहलाएगा।
सही है। आखिर में URIA का वर्ड जहां पर भी लिखा होगा मतलब ये आपके पास यूरिन के अंदर इस चीज की इंक्रीमेंट है। हाइपर ऑक्सिल्यूरिया, जब यूरिन के अंदर ऑक्सिलेट लेवल बढ़ जाए। हाइपर कैल्शियूरिया और हाइपर एक्सिल्यूरिया जो है स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, कॉजेज कैल्शियम ऑक्सिलेट टाइप ऑफ किडनी स्टोन। अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर कि कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड स्टोन, सिस्टीन स्टोन, ये सब स्टोन्स की टाइप्स हैं। इन स्टोन इन चीज़ों से मिल करके फॉर्म हो सकता है। तो जो हाइपर यूरिसीमिया का जो आपके पास जो स्टूडेंट सॉरी कैल्शियम ऑक्सिलेट का जो स्टोन है, इस कंडीशन के अंदर होगा क्या, आपको यूरिन के अंदर कैल्शियम, आपको यूरिन के अंदर कैल्शियम भी लेवल रेज मिलेगा और साथ में ऑक्सिलेट लेवल भी इंक्रीज मिलेगा। जो 70% ऑफ द किडनी स्टोन्स आपके पास पेशेंट के आते हैं, यानी जो पेशेंट है उस कह रहा है किडनी स्टोन है, तो मोस्ट ऑफ देम 10 में से 7 बंदों को डायरेक्टली तौर पर जो है, आजकल तो डॉक्टर्स जो है और कंडीशन इतनी ज़्यादा वॉस्ट हो गई हैं कि देख करके डायरेक्ट बता दिया जाता है कि भाई कैल्शियम ऑक्सिलेट का इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल चांस है कि स्टोन हो। ठीक है, क्योंकि 10 में से 7, अब एक पेशेंट है उसके पास फॉर एग्जाम्पल सुबह से जो है 100 पेशेंट बैठे हैं, अब 100 पेशेंट्स के अंदर मोस्ट ऑफ देम वो खुद डिटेक्ट कर पाते हैं, सही है, वो कंडीशंस को नोट डाउन करते हैं, सब कुछ देखते हैं, उसके बाद वो कंप्लीट डायग्नोसिस बनाते हैं। जो बड़े माहिर पेशेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो इन चीज़ों को आसानी से बता भी देते हैं, लेकिन अदरवाइज ये ऐसे डायरेक्ट नहीं बताया जाता, ह्यूमन एरर हो सकता है। ठीक है, किडनी स्टोन्स विच आर फाउंड इन 10% ऑफ द किडनी स्टोन पेशेंट्स हाई कंसंट्रेशन। अगर देखो किडनी स्टोन की मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप पूछ ले तो हाइपर यूरिसीमिया की जो कंडीशन है, it is an increased amount of uric acid in a blood and it causes the uric acid type of kidney stone which are found in 10% of a kidney। अगर कॉमन टाइप पूछ ले तो वो कैल्शियम ऑक्सिलेट का स्टोन है, और हाइपर यूरिसीमिया के अंदर जब यूरिक एसिड ब्लड के अंदर आपको जो है रेज मिलेगा, उसकी वजह से जो किडनी स्टोन होगा वो किडनी स्टोन 10% पीपल में कॉमन होता है, और ये बड़ा तकलीफदा स्टोन होता है, और इसके साथ साथ ये बड़ा लेस कॉमन होता है। यूरिक एसिड स्टोन बॉडी में बड़ा ही लेस कॉमन स्टोन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, किडनी स्टोन बड़ा लेस कॉमन है, यूरिक एसिड स्टोन सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है, कैल्शियम ऑक्सिलेट टाइप ऑफ स्टोन है। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या है कि स्टोन फॉर्मेशन अगर बहुत छोटी सी है तो ना तो सर्जरी की जाती है ना ही कुछ और किया जाता है, सिर्फ बंदे को कहा जाता है कि आपने दिन में मैक्सिमम वाटर का इंटेक करना है। यानी किडनी स्टोन बड़ा छोटा सा डिटेक्ट हुआ है, बहुत ही छोटा सा डिटेक्ट हुआ है, वो डॉक्टर्स उस लेवल पर जानते हैं कि वो कितने लेवल का स्टोन होना चाहिए, कि हमें ना ही कोई ट्रीटमेंट देनी है ना ही हमें कोई रेज अप्लाई करनी है, कुछ नहीं करना हमें, तो डॉक्टर्स नोज वेरी वेल। आई होप कि आप लोग भी उसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो अपने एनएमडी कैट के ज़रिए से, तो आप लोग भी जब इंशाल्लाह उन फील्ड्स में जाएंगे तो आप लोगों को इसका आइडिया होगा। तो स्टूडेंट उसमें हम करते क्या है कि पेशेंट को कहते हैं भाई आपने ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक करना है, खुद ब खुद किडनी से वो स्टोन वॉश आउट हो जाता है। अदरवाइज फिर हम किडनी को स्टोन को निकालने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी, जिसको आप लोग कॉमनली लिथोट्रिप्सी कहते हैं ना, उसका पूरा नाम है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी, जिसको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में या एब्रिविएशन में ESWL भी कह सकते हैं, और परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी जिसको हम PCNL भी कह सकते हैं। ये कॉमन मेथड्स है किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट में, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी और परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी जिसको आप PCNL कह सकते हैं और ECWL कह सकते हैं। ये कॉमन मेथड्स हैं किडनी स्टोन को ट्रीट करने के, जिसके अंदर आप करते क्या हो, आप लिथोट्रिप्टर इस्तेमाल करते हो जो कि शॉक वेव्स को जनरेट करता है। इसको हम किडनी के ऊपर तो नहीं, ऑब्वियसली बॉडी के अंदर एक सेट पॉइंट हम क्रिएट करते हैं, पहले किडनी को लोकेट करते हैं, किडनी की एक पोजीशन और जो है बनाते हैं। अब सर क्या बॉडी के ऊपर डायग्राम बना दे तो किडनी उधर ही होगी क्या? जी नहीं भाई, कि ये आप लोग जब MBBS के अंदर जाते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर बड़ा डिटेल जो आप लोग पढ़ते हैं ना, एनाटमी जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, उस एनाटमी के अंदर आप लोग ये सब पढ़ लेते हैं कि बॉडी में कौन सा पार्ट किधर, छोटा मोटा बड़ा, छोटा मोटा पार्ट, छोटा पार्ट, बारीक सी वेन, पतली सी वेन, सबका नाम एक एक चीज़ आप पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको सरफेस एनाटमी पढ़ाई जाती है, जो कि अगर मुझसे खुद बाज़ाब्ते खुद मुझसे अगर पूछो तो मुझे बस एनाटमी का एक पार्ट बड़ा मज़ा आता था पढ़ने में, एंड दैट इज़ सिंपली कॉल्ड एज सरफेस एनाटमी। ठीक है, तो सरफेस एनाटमी मुझे खुद बड़ा मज़ा आता था जब तक मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर MBBS के अंदर था, तो ये बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है। सरफेस एनाटमी को पढ़ने के बाद आप बॉडी के अंदर जो है लोकेट करना सीख जाते हो कि किडनी किधर है, हार्ट किधर है, हार्ट का चैम्बर किधर है, हार्ट का लेफ्ट साइड किधर है, राइट साइड किधर है,
यानी आप सामने से देख करके, आपके सामने कोई बंदा खड़ा होगा ना, आप ऐसे ही देखते देखते उसको करोगे, ये इसका इधर जो है लेफ्ट हार्ट का यानी इसका हार्ट का ये लेफ्ट साइड इधर है, ये राइट साइड इधर है, इसका ये एट्रियम है, इधर वेंट्रिकल होगा, इधर ये इसकी आर्टरी निकल रही, इधर इसका ये ओर्टा होगा, इसका जो है आपके पास वेना केवा इधर से डिवीजन कर रहा होगा, इधर ये फलाना होगा, इधर दिमागा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सही है। अब ये करने नहीं बैठ जाना, पता चल रहा आप लोग जो है स्कैल्पल वगैरह लेकर के बैठ गए, चलो भाई आ जाओ तुम्हारा इधर जो सुराख करेंगे और इधर से किडनी निकाल के दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। बस कहने का मकसद है आप लोग सीख जाते हैं, ठीक है। तो ESWL और PCNL का टर्म याद रखो, ये जो है लिथोट्रिप्सी की टेक्निक्स हैं और इसमें हम लिथोट्रिप्टर इस्तेमाल करते हैं। लिथोट्रिप्टर का काम क्या है, वो शॉक वेव्स को जनरेट करता है और वो शॉक वेव्स जा करके किडनी को लगती हैं और किडनी के स्टोन जो होते हैं ना उसको ब्रेक कर देती हैं, छोटे छोटे से पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर देती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं ज़रा दूसरे पेज को सेट कर लूँ। हाँ जी, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ लार्ज स्टोन PCNL इज प्रेफर्ड इन विच आर ट्यूब इज इंसर्टेड। अब देखो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्टर जो आपके पास है, जिसमें हम लिथोट्रिप्सी कैसे करते हैं, इसके अंदर हम एक ट्यूब लेते हैं और उसको हम इंसर्ट कर देते हैं पेशेंट के बैक साइड से, किडनी तक ले जाते हैं हम उसे, ठीक है, ताकि एक ट्रैक हमारे पास क्रिएट हो जाता है, बाहर से अंदर तक एक पूरा ट्रैक हम क्रिएट कर देते हैं उस ट्यूब की मदद से। उसके ज़रिए से हम करते हैं क्या, उस ट्यूब से हम स्कोप जो है ना, यानी कैमरा बेसिकली हम अंदर करते हैं थ्रू द ट्रैक टू डायरेक्टली विजुअलाइज द स्टोन इनसाइड अ किडनी, ताकि हम देख सकें कि किडनी किधर है, किडनी के अंदर किधर स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट साथ में यूज़ किया जा रहा होता है टू ब्रेक अप द स्टोन, जिसकी मदद से हम करते हैं क्या है, स्टोन को ब्रेक कर देते हैं। वाइल वॉचिंग द स्टोन थ्रू द स्कोप, द स्टोन फ्रेगमेंट्स कैन बी ग्रास्प्ड विद स्पेशल इक्विपमेंट एंड पुल्ड थ्रू द ट्रैक्ट आउट फ्रॉम द किडनी। और फिर हम करते क्या है कि उधर ही एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, जिसकी ज़रिए से जो हमने स्टोन उधर तोड़ा है वो सारा हम वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ओपन सर्जरी इज नाउ ऑलमोस्ट नेवर नीडेड एक्सेप्ट फॉर अ लार्ज ब्लैडर स्टोन। अच्छा, एक और एक मज़े की बात ये जो मैं आपको बताऊं कि हर किसी को अगर किडनी स्टोन होता है तो फ़ौरन से आपने ये नहीं समझ लेना, आपने ये नहीं सोच लेना कि भाई अब तो मेरा ऑपरेशन होगा और जो है आप ऑपरेशन के लिए मैंने नहीं जाना। ये एक जो है बेटा इन्फॉर्मेशन के तौर पर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जिस किसी को भी अगर लगता है कि किडनी स्टोन है, तकलीफ़ है किडनी में, तो ज़रूर जाएँ, चेकअप कराएँ उसका, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ जाता है तो फिर इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो जाती हैं। तो आप लोग बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आप लोगों को इस बात का नोहा होना चाहिए कि भाई अगर किडनी के साइड पर कोई स्टोन हो रहा है, बैक साइड पर स्टोन हो रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को मैंने जो है लेवल पढ़ाया है किडनी का कहाँ से कहाँ तक होता है। तो उस तरफ अगर कहीं आपको तकलीफ हो रही है तो आप काइंडली ज़रूर विजिट करो, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ज़रूर जाओ और उधर जा करके आप जो अपना चेकअप कराओ, ठीक है। कोई ओपन सर्जरी नहीं होती आजकल, तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ओपन सर्जरी होती ही नहीं है। लिथोट्रिप्टर्स की मदद से आजकल बड़ा आसान हो गया है आपके पास किडनी स्टोन को ट्रीट करना। तो अगर खुदा न खास्ता किसी को है, ये किसी के ख़ानदान में है और वो अगर नहीं जा रहे डॉक्टर के पास, तो काइंडली आप उनसे कंसल्ट करो और उनको ज़रूर लेकर के जाओ और उनको बताओ कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑपरेशन हो, ठीक है, ऑपरेशन के बगैर भी ये चीज़ें हल हो सकती हैं। अब ज़ाहिर है पेशेंट को थोड़ा बहुत तो आपने अपने पास से कन्विंस करना पड़ेगा, कन्विंस करो ताकि आपके लिए उनके लिए आसानी हो, ठीक है। तो आपने इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ शेयर करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एंड द टॉपिक इज़ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर क्या है, ऐसी कंडीशन जिसमें किडनी अपना वर्क करना छोड़ दे, इस कंडीशन को हम किडनी फेलियर कहते हैं। A general term for a decline kidney function, particularly the efficiency of a filtering process, is called kidney failure। देखो किडनी का काम क्या है, किडनी के अंदर मौजूद जो नेफ्रॉन है वो उसके मेन यूनिट है दिमाग, और जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपके पास जो यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पूरा पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, बॉडी के अंदर सिग्नल्स के हवाले से जितना भी काम है, बॉडी के अंदर इंटीग्रेशन का जितना भी काम है, रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स से ले करके जो उसकी इंटीग्रेशन वाला सारा काम है, सोचने का सारा काम है, परफॉर्म करने का सारा काम है, सब CNS के जिम्मे है, ठीक है। तो इसी तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो किडनी है, किडनी का सारा काम मेनली किस पर डिपेंड करता है, उसमें मौजूद नेफ्रॉन्स के ऊपर। तो अगर नेफ्रॉन पुराने हो जाते हैं, मतलब बंदा बूढ़ा होता जा रहा है, तो उसमें नेफ्रॉन भी पुराने होते जा रहे हैं, उसका ओल्ड फेज आता जा रहा है, तो अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेंगे। नेफ्रॉन का काम क्या है, फिल्ट्रेट को फिल्टर आउट करना, उसमें से सॉल्ट्स और वगैरह वाटर को, आइंस को, सर्टेन मेटाबोलाइट्स को रख लेना और कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वहाँ से बाहर निकाल देना। तो जब किडनी अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर रही होती, मतलब उसमें मौजूद नेफ्रॉन अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती, तो हम कहते हैं किडनी फेलियर हो गया है, ठीक है। जिसे आप रीनल फेलियर भी कह सकते हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर इज द इरिवर्सिबल डिटेरियोरेशन इन अ रीनल फंक्शन, इट इज ग्रेजुअल, स्लोली प्रोग्रेसिव एंड अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। अच्छा, एक बार क्या है कि किडनी जो है आपकी ख़राब होना शुरू हो गई तो बस वो फिर ख़राब ही होती चली जाती है, सही है। क्रॉनिक रीनल फेलियर क्या है, अब किस किस वजह से क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है, यानी क्रॉनिक सडन हुआ है, मतलब अब देखो क्रॉनिक रीनल फेलियर किस किस वजह से हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ,
ऑफ द पेल्विस एंड सराउंडिंग टिश्यूज तो भी किडनी फेलियर हो सकता है। नेफ्राइटिस हुआ, इन्फ्लेमेशन जब ग्लोमेरुलाई की हो जाती तो उसे हम कहते हैं नेफ्राइटिस, वो हुआ तो भी आपके पास किडनी फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है। ठीक है, या आपके पास हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कोई डैमेज आया है, ठीक है, तो भी आपके पास जो है क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है तो उसके भी अंदर रीनल फेलियर जो है वो कॉमन है। ठीक है, अक्यूट रीनल फेलियर आपके पास जो है मे बी कॉज बाय हेमरेज ड्यू टू ट्रॉमा, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, डायूरेसिस हो सकता है यानी कि एक्सिस एक्सक्रीशन अगर हो रही हो यूरिन की, स्वेटिंग की वजह से भी आपके पास जो है बहुत ज़्यादा अगर स्वेटिंग चल रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है यूरिथ्रा के अंदर, या फिर ब्लैडर या फिर यूरिथ्रा जो आपके पास उसमें कोई है ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है किडनी स्टोन की वजह से, सीवियर नेफ्राइटिस आपके पास हो गया, तो इन तमाम कंडीशन में किडनी का जो वर्क है वो खराब होना शुरू हो जाता है, मतलब किडनी अपना फंक्शन जो है वो लॉस करना शुरू कर देता है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम आएंगे जरा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एंड दैट इज एक्चुअली डायलिसिस। ठीक है, अच्छा डायलिसिस क्या है स्टूडेंट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किडनी अपना फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी बॉडी के बाहर ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट करते हैं जो कि ब्लड के अंदर जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट को ब्लड से सेपरेट करते हैं हम आर्टिफिशियली बॉडी के बाहर। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि भाई हम जो है वो डायलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब डायलिसिस जो है स्टूडेंट वो दो तरह की डायलिसिस है, एक है हीमोडायलिसिस और एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस के अंदर हम करते क्या है, दो ओपनिंग बनाते हैं, एक आर्टरी में और एक मेजर वेन में। ठीक है, आर्टरी से हम ब्लड बाहर निकालते हैं, वेन्स की मदद से हम वापस ब्लड को अंदर भेज देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आर्टरीज जो है उधर से निकालने के लिए पहले हमारे पास पंप होता है, पंप से हम निकालते हैं और लेकर के जाते हैं हम एक बॉक्स में जिधर मेम्ब्रेन लगी होती है, सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं डायलाइसेट, चाहिए, जो कि सर्टेन आपके पास सॉल्ट्स वगैरह की कंसंट्रेशंस को इधर प्रॉपर मेंटेन हम करते हैं, और इसके बाद इधर से जो भी आपके पास डायलाइसेट के अंदर जब वो यूज़ हो जाता है तो इधर से हम बाहर निकाल लेते हैं, जिसको आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ यूज डायलाइसेट। ठीक है, अच्छा इसके अंदर टेम्परेचर को भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, उसका टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। बॉडी का जो टेम्परेचर है उसमें ब्लड का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर डायलिसिस होने के बाद जो ब्लड बॉडी के अंदर वापस जा रहा है उसका भी टेम्परेचर सेम वही होना चाहिए। ठीक है, और फ्लैश डायलाइसेट कंटिन्यूस जिसके अंदर जा रहा होता है और यूज हुआ डायलाइसेट बाहर आ रहा होता है। डायलाइसेट क्या होता है, डायलाइसेट बेसिकली तौर पर उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं जो कि फिल्ट्रेट को ब्लड से निकालने के लिए इस्तेमाल होती है इस मशीन के अंदर। इस मशीन के अंदर बेसिकली तौर पर ये फ्लूइड होता है जिसको हम डायलाइसेट कहते हैं, और मेम्ब्रेन लगी होती है जिसे हम डायलिसिस मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका नाम जो है इसका नाम है डायलाइजर। ठीक है, इसका नाम क्या है, डायलाइजर। डायलाइजर के अंदर एक मेम्ब्रेन है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर जो आपके पास फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं डायलाइसेट, जिसके अंदर प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन आइंस प्रॉपर बैलेंस होता है। उधर से क्या होता है, फिल्ट्रेट जो कि ब्लड के अंदर पड़ा हुआ है जो कि किडनी को फिल्टर करना था जो कि उसने नहीं किया, वो सारा इधर सेपरेट हो जाता है और वो डायलाइसेट के साथ मिक्स होकर के इधर हम बाहर निकाल देते हैं, और फिर फ्रेश डायलाइसेट इधर हम इंटर कर देते हैं, और जो ब्लड है जो कि प्योरीफाई हो चुका है वो वापस हम क्या करते हैं, इंटर कर देते हैं बॉडी के अंदर। जबकि दूसरा जो प्रोसेस है स्टूडेंट वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर हम करते क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अ नेचुरल मेम्ब्रेन इन अ बॉडी, द पेरिटोनियम। इसके अंदर हम बॉडी के अंदर ऑलरेडी तौर पर नेचुरली तौर पर मौजूद एक जो मेम्ब्रेन है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, उसकी मदद से हम ये डायलिसिस करते हैं। करते कैसे हैं, ये जो मेम्ब्रेन है एब्डोमिनल कैविटी को पूरा इनक्लोज करके रखती है, ये बात आप सब जानते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन है उन सब के ऊपर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसका नाम होता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एमसीक्यूज में बार बार पूछा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन जो आपके पास हैं वो कवर हुए हुए रहते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से। ठीक है, इस प्रोसेस हम करते क्या है, दो कैथेटर्स को इंटर करते हैं बॉडी के अंदर। सुई, जिसको आप लोग कहते हो ना सुई, सुई भाई छोटे बच्चे जैसे कहते हो सुई मत लगाओ। ठीक है, इंजेक्शन जिसको आप कहते हो, उसके आगे जो आपके पास जो स्टील पोर्शन जो आपके पास होता है ना, जिसको आप सुई, बेसिकली कॉमन एक वर्ड जो आप लोग कहते हैं ना सुई है भाई, ये मत चुबाना, आप जो पिन है ये इसको मत चुबाना, वो पिन ही असल में आपके पास क्या होती है स्टूडेंट, कैथेटर थोड़ा बड़ा होता है, वो इंटर हमने कर दिया। ठीक है, दो कैथेटर सर्जिकली आप इंसर्ट कर देते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, दैट्स ऑफ द पोर्टल्स यानी एंट्रेंस के तौर पर एक्ट करते हैं वो। तो द डायलाइसेट
enters and leaves the cavity during a circulation when blood passes through the blood capillaries within a peritoneum। अब पेरिटोनियम में क्या होता है, हाईली ब्लड वेसल्स आपके पास मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन होती है इधर ब्लड की, ठीक है, जो इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के ऊपर आर्टरीज आपके पास रन कर रही होती हैं। अब जब ब्लड ड्यूरिंग बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, तो जब ब्लड पासेस थ्रू द ब्लड कैपिलरीज विद इन अ पेरिटोनियम, उन ब्लड कैपिलरीज से जो कि पेरिटोनियम में ब्लड कैपिलरीज है, जब ब्लड उससे पास आउट हो रहा होगा, तो जो डायलाइसेट है जो कि इधर हमने आर्टिफिशियली इंटर किया है, अट्रैक्ट सर्टेन मॉलिक्यूल्स। ब्लड जब इस आर्टरीज से पास आउट होगा तो इधर जो डायलाइसेट है वो क्या करेगा, उन आर्टरीज में जो कुछ फिल्ट्रेट है जो कि किडनी को काम करना है उधर से बाहर निकालना है, किडनी नहीं कर रही, तो इधर ब्लड के अंदर जो फिल्ट्रेट है वो क्या करेगा, इधर जो आपने डायलाइसेट डाला है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपने साथ मिक्सअप कर लेगा। तो मिक्सअप करने के बाद जो दूसरा पार्ट है कैथेटर का, उसके जरिए से इधर से बॉडी से बाहर वो जो सब्सटेंसेज हैं जो कि इधर डायलाइसेट ने अपने साथ एब्जॉर्ब किया, वो इधर से बाहर निकल जाएगा और फ्रेश डायलाइसेट हम वापस बॉडी में एंटर कर देंगे। तो इस तरह से ये काम क्या होगा, आपके पास चलता चला जाएगा। किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम करते क्या है स्टूडेंट, उसके अंदर हम करते ये है कि किडनी को ही पूरा पूरा ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जो डोनर होता है उससे हम किडनी लेते हैं और जो रेसिपिएंट होता है जिसको किडनी की ज़रूरत है उसको हम लगा देते हैं, प्रॉपर ब्लड मैच करते हैं, प्रॉपर टिश्यू मैचिंग करते हैं, और फिर भी चांसेस, मोस्ट ऑफ देम तो नहीं होता लेकिन फिर भी 1 to 10% चांसेस पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस के अंदर, यानी ऑपरेशन के बाद 10% फिर भी चांसेस होते हैं कि रिजेक्शन है हो सकती है, और अगर नहीं होती तो ब्लेसिंग है बंदे के लिए कि और जो रेसिपिएंट है वो भी एक किडनी पर, डोनर भी एक किडनी पर, दोनों जिंदा रहते हैं। सही है। जब दोनों किडनी बॉडी में ख़राब हो जाती है तो उस पर किडनी जो है आपके पास ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो आई होप के स्टूडेंट अभी तक तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी, कोई इधर तक फ़िलहाल मसला नहीं आपको हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है स्टूडेंट मैं यहाँ पर फ़िलहाल क्लास को एंड करूँगा, ठीक है, और आई होप कि यहाँ पर आप लोगों का जो पूरा पोर्शन था स्टूडेंट जो है बस एक पोर्शन आपका रह गया, दैट इज़ थर्मो रेगुलेशन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों का वो थर्मो रेगुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट अब जो है नेक्स्ट वीक की जो टाइमिंग है वो भी मैं आप लोगों को अभी ग्रुप में अनाउंस कर देता हूँ कि अब जो है नेक्स्ट वीक से आप लोगों की टाइमिंग किस तरह से होगी और कैसे होगी। थैंक्स अ लॉट बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।